हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये चैप्टर नहीं है, ये 15 मार्क्स हैं। 15 नंबर का हर हाल में आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आएगा। 15 मार्क्स तो मिनिमम है। 15 नंबर का तो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लगभग 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो दिस चैप्टर विल गिव यू समवेयर अबाउट 20 गुड मार्क्स। 20 नंबर सर चैप्टर देगा आपको। इससे खुशी की बात ज्यादा कुछ नहीं हो सकती कि ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, जितने भी पार्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड हो, ये सब मिलाकर 20 नंबर आपको देगा। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस चैप्टर का बेसिक्स, इनिशियल बातें आपने अपने फाउंडेशन लेवल में भी सुनी होंगी। दिस वीडियो इज फॉर इंटर लेवल स्टूडेंट्स। आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ते हैं तो कई ऐसी बातें आप समझते हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि कई ऐसी बातें हो जो रियल लाइफ में आपको कुछ और प्रिंसिपल लगता होगा, लेकिन रियलिटी में कुछ और प्रिंसिपल हो। जो भी आप पढ़ेंगे वो एज पर लॉ है ऑब्वियसली। तो अगर कभी रियल लाइफ का किसी कॉन्सेप्ट और इस लॉ का कोई कॉन्सेप्ट मैच ना करे तो ऑब्वियसली आप लॉ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन 100% डायरेक्ट होगा और एक क्वेश्चन 100% केस स्टडी होगा। मतलब एक कहानी टाइप क्वेश्चन होगा और एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, और ये दोनों मिला के 15 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो यू नेवर नो कि कौन सा डायरेक्ट टॉपिक आए और कौन सा इनडायरेक्ट टॉपिक आए। तो अगर आप अच्छे से मेरे नोट्स को सुनते और समझते रहेंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीट तैयारी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो जैसे जैसे समझना है, उसके लिए कोई विशेष इंट्रोडक्शन या कोई खास भूमिका की जरूरत नहीं। जो भी आप यहां पढ़ेंगे वो धीरे धीरे आपको समझा देगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसके अंदर क्या है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये रहा आपके सामने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के नोट्स देखते हैं। इंट्रोडक्शन में दोस्तों ये बात आपको माननी पड़ेगी कि अब तो जम्मू कश्मीर जो है उसका स्पेशल स्टेटस नहीं रहा। तो ये जो लाइन थी पहली, इट अप्लाइज होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये अब नहीं रही। तो अब तो सीधी सीधी लाइन है, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। उसके बाद लिखा है इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश इंडिया, सो इट इज बेस्ड अपॉन इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो जो इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो बहुत तरीके से बेस है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए। हमने बहुत सारे प्रोविजन वहां से बोरो किए हैं। और जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप पढ़ेंगे तो एग्जामिनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये आपने कहां से उठाया, मतलब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहां से बेस करके बनाया गया। तो इसका बेस है इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ। थर्ड लाइन देखिए, इन जनरल लैंग्वेज, साधारण भाषा में अगर बात करें तो ट्रांजैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट आर सेम। ऑब्वियसली दोस्तों वी कंसीडर बोथ ऑफ देम अलाइक। हमें लगता है कि ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट दे आर टेक्निकली डिफरेंट। तो हम आज लॉ में समझेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। व्हेनेवर देयर इज अ बिजनेस एक्टिविटी, जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है, किसी भी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी हो, तो दो पार्टीज होती है भाई, दो जो लोग होते हैं, दे डू समथिंग फॉर ईच अदर। वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। दे हैव डन समथिंग फॉर ईच अदर और दे विल डू समथिंग फॉर ईच अदर। मैं पता है क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि ध्यान से देखें कि जब दो इंसान एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर उन दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ कर दिया है तो वो पास्ट हो सकता है, और अगर वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो वो फ्यूचर भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपने अपनी कार खरीदने के लिए बुकिंग का अमाउंट दिया, तो आपने सोचा कि बुकिंग अमाउंट कम देके क्या फायदा, गाड़ी की कंपनी तो भरोसे वाली है, चल पूरे पैसे दे देते हैं। आपने 12 लाख की कार खरीदनी थी, बट द मॉडल अवेलेबल नहीं था, वो कलर नहीं था, लेकिन फिर भी यू पेड 12 लाख रुपीज इन टोटल टुगेदर एट वंस। इकट्ठा 12 लाख पे कर दिया। तो जिस दिन आप पे कर रहे हैं आपकी तरफ से तो प्रेजेंट में काम हो गया, लेकिन गाड़ी अभी आपको नहीं मिली। तो जिम्मेदारी जो ऑटोमोबाइल कंपनी की है, जो कार डीलर की जिम्मेदारी है, वो जिस दिन आप कार लेने जा रहे हैं, जिस दिन डिलीवरी हो रही है कार की, उस दिन की अगर बात करें तो उस दिन आपने जो पैसे पहले ही दे चुके हैं वो तो पास्ट है, लेकिन आपको जो अब कार मिलेगी वो प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्टिविटी हम एक दूसरे के लिए करते हैं वो प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। हम एक दूसरे के लिए जो करते हैं दोस्तों, वो आगे चलकर कंसीडरेशन की डेफिनेशन में आपको मिलेगा कि कंसीडरेशन और द एक्टिविटी दैट वी डू फॉर ईच अदर कैन बी प्रेजेंट, कैन बी पास्ट, कैन बी फ्यूचर। सो देयर कैन बी फॉलोइंग सिचुएशंस। देखें आप,
ये जो मैंने टेबल बनाई है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, दिस इज माय ओन क्रिएटिविटी। मैंने उनको जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे दोनों लिख दिए हैं। मैंने लिखा है कि अगर सामने वाली पार्टी ने भी अपनी जिम्मेदारी डन कर दी तो मैंने डन लिखा, अगर वो कर रहा है अपनी जिम्मेदारी तो डूइंग लिखा, और अगर मानो कि वो करेगा भविष्य में तो विल डू लिखा। जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उसमें प्रेजेंट के लिए हमने लिखा डूइंग, पास्ट के लिए हमने लिखा डन, और फ्यूचर के लिए हमने लिखा विल डू। तो एक तरफ डन डन डन, डूइंग डूइंग डूइंग, विल डू विल डू विल डू, और दूसरी तरफ हमने उसके कॉम्बिनेशन बनाए। जैसे डन को एक बार डन से जोड़ा, फिर डन को एक बार डूइंग से जोड़ा, और डन को एक बार विल डू से जोड़ा, एंड लाइकवाइज। अब आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों कॉम्बिनेशंस के आगे, मतलब जो 9 कॉम्बिनेशंस बने हैं, हर कॉम्बिनेशंस के आगे टी 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 सी 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 ये लिखा है। आपको पहले मैं बता दूं कि टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो कैसे पता चला कि कौन कॉन्ट्रैक्ट है और कौन ट्रांजैक्शन है? जिसमें किसी की भी जिम्मेदारी पूरी होना बाकी है। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, जिसमें किसी की भी जिम्मेदारी पूरी होना बाकी है, जिसमें किसी की भी जिम्मेदारी पूरी होना बाकी है वो कॉन्ट्रैक्ट है। और जिसमें दोनों में से किसी की भी जिम्मेदारी विल डू में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, वो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन वो होती है दोस्तों जिसमें भविष्य का वादा नहीं होता, जिसमें फ्यूचर की जिम्मेदारियां नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें फ्यूचर की जिम्मेदारियां होती हैं। आपको याद होगा, अगर आपने कभी बचपन में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो, बचपन आई मीन फाउंडेशन, अगर आपने बचपन में कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो तो आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट शब्द का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अग्रीमेंट तो वो होता है ना जिसे आप परफॉर्म करेंगे, अग्रीमेंट वो नहीं होता है जिसे आप परफॉर्म कर चुके, कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं होता है जिसे आप परफॉर्म कर चुके, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसे आप परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जहां भी तुम्हें पार्टी 1 या पार्टी 2 में विल डू का ऑप्शन दिखेगा, वो ऑप्शन, वो वाला केस, वो वाला कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है, और बाकी सब कुछ एक ट्रांजैक्शन है। तो देखिए जहां जहां आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जहां जहां आपको ये सी मिलेगा, वहां वहां पर मैं आपको दिखाता हूं विल डू होगा, विल डू होगा, विल डू होगा, विल डू होगा। मतलब यह हुआ कि विल डू होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में विल डू वाला एलिमेंट नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है जिसमें जिम्मेदारियां या तो पूरी हो चुकी या पूरी हो रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने पहले समझा ये बात कि ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट सुनने और देखने में एक जैसे लगते होंगे, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, इन दिस टेबल कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंट only in those situations where future element is present. Everything is present or past and nothing is pending for future. It can never become contract. वो समझौता नहीं हो सकता। Contract is called futuristic concept because it is based on promise to be performed in future. देखिए स्पेलिंग, ये बच्चे के नोट्स हैं, स्पेलिंग बीच बीच में गलत होंगी तो आप हमारी गलतियों को माफ करें। ये फ्यूचरिस्टिक में ए नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं। Contract is called futuristic concept because it is based on promise to be performed in future. इसका मतलब मैंने भी आपको समझाया था कि वो सिचुएशन, जिन सिचुएशंस में फ्यूचर एलिमेंट नहीं है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट जनरेट्स लायबिलिटी बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी लायबिलिटी होती है तो वो लायबिलिटी प्रॉमिस की वजह से ही होती है। आप वादा ना करें, किसी ने आपको बोला कि क्या आप मुझे गेहूं बेचेंगे, विल यू सेल व्हीट टू मी, और आपने मना कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। इसका मतलब जहां वादा है वहीं जिम्मेदारी है, जहां वादा ही नहीं वहां जिम्मेदारी नहीं, और वहां कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉमिस अराइज होता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट जन्म लेता है, उससे लायबिलिटी जन्म लेती है। लेकिन दोस्तों पांच ऐसी परिस्थितियां हैं। कितनी दोस्तों? पांच ऐसी परिस्थितियां हैं जिन 5 परिस्थितियों में प्रॉमिस नहीं भी होता तब
भी लाइबिलिटी होती है ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और उन 5 चीजों को हम कहा करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इस समय हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस नहीं कर रहे, मैंने एक बात बताई केवल आपको कि वैसे हमेशा 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 क्या होता है कि पहले वादा होता है और फिर जिम्मेदारी उत्पन्न होती है, लेकिन 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें वादा नहीं भी होता तब भी जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाती है। क्वासी का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे। सो इन टोटल वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्रिएटेड एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। इसका मतलब यह हुआ कि समझौते कुल मिलाकर 2 प्रकार के हो गए, एक वो दोस्तों जो हमने बनाए और एक वो जो अपने आप बन गए। 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाता है, उन 5 के अलावा बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अपने आप नहीं बनते, उन्हें हम बनाते हैं तब वो बनते हैं। सो इन टोटल वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्रिएटेड and quasi contract automatically created. A normal contract has promise and liability. Obviously जो साधारण कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले प्रॉमिस बनता है फिर लाइबिलिटी पैदा होती है, लेकिन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई प्रॉमिस नहीं होता, ओनली लाइबिलिटी होती है। क्वासी को क्वासी क्यों कहते हैं ये लाइन वैसे तो यहां डिस्कस कर रहे हैं हम, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको मिलेगी। याद है ना क्वासी कौन से कॉन्ट्रैक्ट? 5 ऐसी परिस्थितियां जिनमें कोई नहीं होता लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वासी इज कॉल्ड क्वासी बिकॉज इट कंटेन्स हाफ फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। एक्चुअली दोस्तों क्वासी शब्द का मतलब होता है हाफ, आधा अधूरा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है सोचिए तो उसमें 2 चीजें होती हैं, प्रॉमिस और लायबिलिटी। 2 चीजें होती हैं, प्रॉमिस और लायबिलिटी। लेकिन पता है ये जो हमारे सामने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है इसमें प्रॉमिस नहीं होता, केवल लायबिलिटी होती है। तो आधी चीज गायब है और आधी चीज प्रेजेंट है, प्रॉमिस नहीं है लायबिलिटी है। तो जो आधा है और आधा नहीं उसको कहते हैं क्वासी। Quasi is called quasi because it contains half features of the contract law. Liability of the person making contract will be same whether it is normal or it is quasi. वो बात ठीक है कि आपने खुद प्रॉमिस करा और कॉन्ट्रैक्ट करा, जिम्मेदारी अपने हाथों में खुद ली, तो वो जिम्मेदारी और वो जो अपने आप आ जाती है, दोनों जिम्मेदारियों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी ही हैं। It does not matter whether the contract is oral or written, both of them are equally valid. कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो या रिटन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कॉन्ट्रैक्ट इक्वली वैलिड है। कई बार ऐसा होता है कि आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, आप कोई लिखकर घर से एग्रीमेंट नहीं ले जाते जब आप बस का टिकट खरीदने के लिए जाते हैं। बहुत सारी जगह ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। रेस्टोरेंट्स में जब आप ऑर्डर देते हैं यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव कि आपने क्या ऑर्डर दिया था, सब यूं ही चल रहा है। Yes, it is difficult to prove oral contract. साबित करना तो मुश्किल होता ही है, ओरल समझौतों को कौन और कैसे साबित करे, बट दे आर स्टिल वैलिड। ऐसा नहीं है कि ओरल समझौते वैलिड नहीं होते, ओरल समझौते भी उतने ही वैलिड हैं जितने रिटन समझौते वैलिड होते हैं। ये बात और अच्छी है जो आपको समझनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी इंप्लाइड इन नेचर, कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड का मतलब होता है दोस्तों बिना बोले, बिना लिखे, बिना कहे, बिना सुने, एक ऐसी सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाना, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा होगा जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसे क्वासी नहीं कह सकते। आप प्लीज इमेजिन करिए आप होटल के रूम में रुके हुए हैं और उसके रेफ्रिजरेटर में, रूम के अंदर जो रेफ्रिजरेटर है उसमें से आपने बहुत सारे आर्टिकल उसमें आपने देखे और आपने उन्हें कंज्यूम कर लिया। तो वहां रखा था और आपने कंज्यूम कर लिया, वो आपके बिल में जुड़ जाएगा। ना होटल वालों ने आपसे आके कहा, ना आपने उनसे पूछा, वो बाई कंडक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। बस वाला बिल्कुल आवाज नहीं लगा रहा था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस में बैठो बस में बैठो बस में बैठो, और ना आपने उससे पूछा क्या मैं बैठ जाऊं, बस रुकी और आप बैठ गए। ही इंप्लाइड है कि आपके दोनों के बीच में समझौता हुआ। आप एटीएम कार्ड से, एटीएम मशीन से पैसे निकालिए
और आपके खाते से ऑब्वियसली पैसे माइनस हो जाएंगे। फिर आप बैंक मैनेजर से जाके लड़े कि मैंने तो बैंक से पैसे नहीं निकाले, पैसे कैसे कम हो गए? तो मैनेजर बोलेगा भाई एटीएम से आपने पैसे निकाले थे। आप कह रहे हो हाँ वो तो एटीएम से निकाले थे ना, बैंक में से कब निकाले जो कम हो गए? अरे अजीब पागलपन है, एटीएम से निकालना मतलब बैंक से निकालना, तो कुछ बातें इंप्लाइड होती हैं। ये है कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी इंप्लाइड इन नेचर वेयर वी डोंट से एनीथिंग, वी डोंट राइट एनीथिंग, बट कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस बाय बिहेवियर एंड एक्शन। इसे बाय कंडक्ट भी कहा करते हैं। बाय कंडक्ट का मतलब बड़ा क्लियर है कि ये एक ऐसा समझौता होता है जिसमें एक्सप्रेशन नहीं होते, जिसमें बिहेवियर से कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आया होगा।